हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री, जिसकी हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हम इसके 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो आज ये लेक्चर नंबर 4 है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इससे पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को डिस्कस किया था और आज हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसके लिए हम दर नियतांक यानी रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या मतलब हुआ। जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था? dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होता है 1 माइनस एक्स की पावर 0। क्यों यहां पर 0 क्यों था? क्योंकि वह शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो यहां पर जो है, अब जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहां पर प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये सिंपल भाषा में हम समझ लें तो केवल यही बात है, कोई अलग नहीं है। केवल यही बात है कि जिन केमिकल रिएक्शंस की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो 1 होती है, उन्हें ही कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि 1 होती है उन्हें कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो अब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला क्या? दर नियतांक रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका। वो एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में क्या जिसमें हमने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया था, उसमें हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था, वही ले लेते हैं। यहाँ पर क्या था? सी बार है H22 O गया है, ठीक है, प्लस H2, और ये जो रिएक्शन होती है वह इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होती है, इन्वर्टेज। ठीक है, बनता क्या है यहाँ पर? C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी। अगर बात करें इसकी मॉलिक्यूलरिटी की, आणविकता की, तो कितनी होगी? देखिए मॉलिक्यूलरिटी किसकी होगी? एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर कितना होगा इसका? तो यहां पर हम देख रहे हैं एक अणु तो ये हो गया, ठीक, लेकिन ये क्या है? ये जल का अणु है, और जल है तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो जल का अणु है वह 0, जल के अणु के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये कितना आया? हमारे लिए 1 आया, और जब 1 आया तो हम जानते हैं कि जिसका ऑर्डर 1 है उसको कहेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये तो हमने देख लिया एग्जाम्पल, अब देखेंगे हम इसके कि रेट कांस्टेंट की गणना कैसे करते हैं। यहाँ चलिए अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की गणना करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किया था, लगभग प्रोसेस सारा वही है। ठीक है ना, कुछ चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए कैसे। ये माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। हमने कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान ली जिसमें अभिकारक A जो है वो उत्पाद B का निर्माण कर रहा है।
ठीक है। अब जब रिएक्शन नहीं हुई है, जब रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि हम बात करें प्रारंभिक तब कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, जब कोई रिएक्शन नहीं हुई तब अभिकारक के पास कितनी सांद्रता है, मान लेते हैं कि A है और इसके पास तब 0 रहेगी। ठीक है। T समय बाद जब मतलब कि रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाती है तो T समय बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हो जाती है 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटती है। कितनी घटती है, जितनी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया कि प्रारंभ में जब कोई रिएक्शन नहीं हुई थी तब उसकी सांद्रता A है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी हुई, A हुई। T समय बाद उसकी सांद्रता जो है वो घटकर हो जाती है A माइनस एक्स। यहां तक क्लियर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx अपॉन dt, ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रथम घात के। ठीक है। अब dx अपॉन dt, जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है k। यही कांस्टेंट k कहलाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है। और यहां पर a माइनस एक्स की पावर 1 है तो हमें 1 को नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस एक्स रह जाएगा। इतना ठीक है। अब dx अपॉन, अब इस a माइनस एक्स को हम इसके नीचे ले आएंगे और इस dt को k के साथ ले आएंगे। ठीक है। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में किया था। क्या किया था, ऑन इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, के क्या है, कांस्टेंट है तो इसीलिए हम इसे बाहर रखते हैं, अंदर रह जाता है हमारे पास केवल dt। ठीक है। अब देखिए, अब जब 1 अपॉन a माइनस एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाता है हमारे पास log a माइनस एक्स। ठीक है। अब जब यहां पर भी 1 है तो इस 1 का जब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास t। ठीक। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लेके चलते हैं हम, i। यहां पर i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने देखा था पिछली वीडियो हम क्या लेके चले थे, यदि x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तब, अब यहां पर हम x बराबर 0 रख दें तो क्या आएगा, माइनस का log a बचेगा, और यहां पर t बराबर 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी जो i की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी माइनस के log a। ठीक है, माइनस का log a मिलेगी। अब इस log a की वैल्यू हम फिर से इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस log a की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब 1 को इंप्लाइज करेंगे हम। ठीक है, क्या आएगा, माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी, आई की वैल्यू कितनी आई, माइनस का log a। log a कैसे आई मैंने आपको बताया, जब हम x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तब i बराबर क्या ऐसा हो जाएगा। देखो x बराबर हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या मिला, माइनस का log a मिला। अब t बराबर यहाँ पर हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, यानी i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस के log a आई। ठीक है। अगर आप पेन कॉपी लेकर मेरे साथ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, माइनस का लॉग ए माइनस एक्स है, इस माइनस के लॉग ए को हम इधर की साइड में ले जाएं तो ये प्लस का लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का लॉग ए हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स। ठीक, यहां तक समझ में आया। और इक्वल में रह जाएगा हमारे पास के टी। इक्वल में क्या रह जाएगा हमारे पास, के टी रह जाएगा। और एक बात और, यहां पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ई के बेस पे आता है। ठीक है ना, इसमें ए साथ आता है, यहां पर भी लगा देंगे और यहां पर भी लगा देंगे, यहां पर भी लगा देंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मतलब है आगे चलकर। ठीक, अब देखिए, अब हम जानते हैं लॉग ए माइनस एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या होता है, ये हो जाता है एम अपॉन एन हो जाता है, तो यही लगा देंगे लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जा रहा है। अब इसे लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें यहां पर हमें निकालना है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो टी है वो इधर चला जाएगा, इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, 1 अपॉन टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए, अब क्या है, यहां पर जो ये ई है, इस ई को हमें 10 में चेंज करना होता है। तो ये जब ई को हम 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 ये आ जाता है। जब ई को हम 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 ये आ जाता है, और जो लॉग ई है वो लॉग 10 में बदल जाएगा। ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो फाइनली जो के की जो हमारे पास वैल्यू आई वो ये आएगी। ठीक, तो यहां तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 अपॉन 2 लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। अब बात करेंगे हम इसकी यूनिट की। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये सारा सब जितना भी है ये सब कांस्टेंट है। यहां पर देख लेते हैं इसकी यूनिट देख लेते हैं। यहां पर यूनिट क्या होगी, देखिए ये भी कांस्टेंट है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये लॉग के साथ आ रहा है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास होगा केवल टाइम कितना, 1 अपॉन टी रह गया हमारे पास। जब 1 अपॉन टी रह गया तो ये क्या होगी इसकी यूनिट, टाइम इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम अर्ध आयुकाल यानी कि टाइम पीरियड। एक बार इसे फिर से मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान ली, माना कि ए कोई रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्रारंभ में जो ए की सांद्रता है वह ए है और जो बी की सांद्रता है वो 0 है। कब है, जब कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है ना, ये प्रारंभ में मान के चल रहे हैं हम। टी समय बाद ए की जो सांद्रता है वो ए माइनस एक्स हो जाती है और बी की जो सांद्रता है वो एक्स हो जाती है। तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt समानुपाती होता है 1 माइनस ए माइनस एक्स की पावर 1 क्यों है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो k लगता है। k क्या होता है, हमारा रेट कांस्टेंट होता है a माइनस एक्स। ठीक, a माइनस एक्स को हम x के साथ ले गए और dt को हम k के साथ ले गए। जब इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो हमें मिलता है माइनस का लॉग ई ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी प्लस आई। आई क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 और t बराबर 0 ले लेते हैं। यदि x बराबर 0 हो और t बराबर 0 होता है
तब जो हमें आई की वैल्यू मिलती है वो माइनस का लॉग ही मिलती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रख के कि एक्स बराबर हमने यहाँ पर जीरो रखा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का लॉग है, और टी बराबर यहाँ पर जीरो रखा तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमें माइनस का लॉग ही मिल जाएगी। जब माइनस का लॉग ही मिल जाएगी तब ये आई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो इक्वेशन 1 को हमने फिर से इम्प्लाइज किया। अब देखो माइनस का लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर की टी माइनस आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का लॉग ई ए है। ठीक है, अब लॉग ई ए को हम इधर की साइड में ले गए तो ये प्लस का हो गया, तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं लॉग ये किसका फॉर्मूला बन गया, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया, और इधर की साइड में रह गया हमारे पास के टी। के की हमने वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर की जो टी है वो इधर की साइड में जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ई को हमें 10 की फॉर्म में लिखना होता है, लॉग ई को हमें 10 की फॉर्म में लॉग 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो फाइनली जो के की वैल्यू होती है वह इस तरीके से आ जाती है। इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जब इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट जो होती है देखिए 2.33 ये भी हमारा टोटल कांस्टेंट है। अब a अपॉन a माइनस एक्स है, वैसे तो ये कांस्टेंट नहीं होता लेकिन ये 10 के साथ आया, लॉग के साथ आया है इसीलिए ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास केवल 1 अपॉन टी रह गया, तो इसका जो यूनिट होगी वो टाइम इनवर्स हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट। अब इसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, अर्धायु काल। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 2.303 अपॉन में टी होता है, लॉग बेस में 10 होता है, और a अपॉन a माइनस एक्स होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि अर्धायु काल जब हम निकालते हैं तो हम जो रेट कांस्टेंट का जो हमारा आया वैल्यू उसमें t के हाफ पर वो t की जगह पर t हाफ रख देते हैं और x की जगह पर a अपॉन 2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आएगा k बराबर 2.303 अपॉन में t हाफ और लॉग 10 a अपॉन a माइनस a बाई 2। ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन में t हाफ लॉग 10 बेस में 10 होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर a में से a हाफ a में से a अपॉन 2 जाएगा तो क्या बचेगा a अपॉन 2 बचेगा, तो यहाँ से a अपॉन 2। ठीक है, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 10 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है log t की वैल्यू जो होती है वह होती है 0.3010 और जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास k बराबर 2.303 अपॉन में टी हाफ और नहीं मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को आप याद कर लेना, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो आप इसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपका इसमें टाइम बर्बाद होगा, और वैसे भी एक फिक्स वैल्यू होती है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसके हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 0.6931। ठीक है, और यहाँ से हम टी हाफ निकालें तो कितना आ जाएगा 0.6931 अपॉन में कितना आ जाएगा k। तो ये हो गया हमारे पास टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका रेट कांस्टेंट भी हमने निकाल लिया और उसका अर्धायु काल भी निकाल दिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में या इससे पिछले लेक्चर में कोई भी दिक्कत कहीं पर आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, व्हाट्सएप पर उसका जो भी डाउट है वो सारे क्लियर आपको
कर दिए जाएंगे। ठीक, और आपके जो नोट्स हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पे ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कोई भी टॉपिक इंग्लिश में बताने से रह जाता है तो टेंशन ना लिया करें, उसके नोट्स तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं, और बाकी जो साइंस के जो मेन वर्ड हैं उन्हें तो मैं इंग्लिश में बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आप नोट से देख लीजिए करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।